नमस्कार, स्वागत है आपका कोरोना की ताजा खबर पर और मैं हूं ऋतु बिष्ट। 22 जुलाई गुजरते गुजरते भारत में कोरोना संक्रमितों की तादाद दिल दहला देने वाली हो गई है। एक दिन में 45,000 के पार मामले आए और 1150 लोगों की मौतें एक दिन में हुई है। संक्रमितों की संख्या 13 लाख तक पहुंचने वाली है। अब जबकि यातायात, दुकानें और मंडियां, सैलून सभी करीब करीब खुल चुके हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मात्र नाम भर की रह गई है। लोग मास्क पहनने तक का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जबकि कोरोना वैक्सीन पर अभी भी काम चल रहा है, कोई इलाज फिलहाल नहीं मिला है, तो फिर अंकुश इन बढ़ती हुई संख्याओं पर आखिरकार कैसे लगेगा? आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन चर्चा पर जाए इससे पहले अपने मेहमानों को आपसे मिलवा देते हैं। उससे पहले आइए एक कोरोना पर हमारी ताजा रिपोर्ट को देख लीजिए। 30 जनवरी से भारत में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के कुछ दिनों बाद के आंकड़ों के लिहाज से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत में इसकी रफ्तार दूसरे देशों के मुकाबले न के बराबर होगी। एक वक्त ऐसा था जब देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1129 के पार थी, मगर 22 जुलाई आते आते एक दिन में सिर्फ मरने वालों की तादाद 1129 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में भारत में नए मामले सामने आए 45,720, मौतें हुई 1129। और अगर विश्व के 3 सबसे संक्रमित देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं, जहां पर कुल संख्या है 41,875, जबकि मौतें हुई हैं 1,46,183। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां पर कुल तादाद है 22,31,871, जबकि मौतें हुई हैं 82,890। तीसरे स्थान पर भारत है, जहां पर कुल तादाद है 12,38,635 और मौतें हुई हैं 29,861। दुनिया के इन 3 सबसे संक्रमित देशों में लगातार सबसे तेजी से सिर्फ भारत में रफ्तार बढ़ रही है। विश्व में रोज 2 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, जिसमें 20% मरीज सिर्फ भारत में मिल रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील में हर रोज आने वाले मामले स्थिर हो चुके हैं, लेकिन भारत में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 22 जुलाई तक जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक भारत में कुल मामले आए हैं 12,38,635, मौतें हुई हैं 29,861, रिकवरी हुई है 7,82,606 की, एक्टिव केसेस हैं 4,26,167। सवाल यह है कि अब जबकि सब कुछ खुल चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ बातें हैं, मास्क तक पहनने पर लोग पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर सवाल यह है कि ये रफ्तार रुकेगी कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कोरोना की जो ताजा खबर सामने निकलकर आई है वो चिंता को बढ़ा रही है, लेकिन इस चिंता के दूसरी तरफ देखें तो लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। किसी भी जो पालन यहाँ पर बताए गए हैं, जो गाइडलाइंस यहाँ पर बताई गई हैं, उनका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो मामले बढ़ रहे हैं वो बढ़ कैसे रहे हैं और लगाम कैसे लगाई जा सकती है और आगे हालात कैसे होंगे। हमारे साथ हमारे 2 डॉक्टर जुड़ेंगे, 2 गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं, MD भारद्वाज हॉस्पिटल के। इसके साथ ही डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष जायसवाल जी, आपका रुख करना चाहेंगे। उम्मीद नहीं की थी भारत ने, जिस तरह से शुरुआत से हम देख रहे थे कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भारत भरा हुआ था कि इतने आंकड़े भारत में कभी नहीं होंगे, चाहे दूसरे देशों के भले ही हो जाए, लेकिन जो आज 24 घंटे में हमने मृतकों की संख्या देखी वो कभी मरीजों की संख्या थी। हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। देखिए, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग पे जो प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, जो लोग प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके कारण ये सब मोस्टली ज़्यादा हो रहे हैं। जो ये नंबर है, अगर हम वीकली नंबर देखें या डेली नंबर देखें तो इसमें इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया है। जो अगर हम लोग इसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो में तो हम लोग सबसे आगे चल रहे हैं अभी, और कुछ ही दिनों में हम लोग अमेरिका या जो ब्राज़ील है उसको भी पीछे छोड़ देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो गाइडलाइंस हम लोगों की है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस हैं या जो मास्क की गाइडलाइंस हैं, उसको हमें बहुत ही प्रॉपर फॉलो करना है, जो कि शायद हम लोग के पास नहीं हो पा रहा है। एक दूसरा कारण
ये भी है कि हम लोग टेस्टिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो हम डेली हम लोग 3 से 4 लाख टेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण भी हमारा जो डाटा इसलिए इतना बढ़ता हुआ आ रहा था। पहले हम लोग इतनी टेस्टिंग भी नहीं कर रहे थे। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जो डाइंग पेशेंट्स हैं या जो कॉम्प्लिकेटेड हैं पेशेंट हैं, वो हमारे यहाँ थोड़े से कम है इन कंपेरेबल बिकॉज ऑफ यंगर पॉपुलेशन या जो भी इम्यून टॉलरेंस के कारण। सेकेंडली, जो ये रिकवरी वाले जो पेशेंट्स हैं वो भी इंडिया में ज़्यादा हैं, जो कि दूसरों के कंट्री से कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। तो पैनिक होने की बात है, डेफिनेटली पैनिक होने की बात है, क्योंकि इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन अभी है नहीं। अगर ये हाथ से निकलती है कोई बात तो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर इंपॉर्टेंट ये भी है कि रिकवरी अच्छी है और हम लोगों में जो लोग जो ठीक हो रहे हैं या जिनको कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है। आशीष जी, लेकिन ये हम जानना चाहेंगे कि जिस तेजी से आपने कहा रिकवरी हो रही है, एक राहत की खबर हम इसे कह सकते हैं, लेकिन इस रिकवरी रेट के साथ साथ ही वो रेट भी शायद बढ़ रहा है जो रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अगर उस दायरे को देखें, जो सैंपलिंग हो रही है वो बहुत बेहतर हो रही है। हाल के कुछ अगर दिनों में देखें, महीनों में देखें, तो अब बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर टेस्टिंग चल रही है और नतीजा यही है कि उसी के चलते जो सैंपलिंग के जो मामले हैं, दिन प्रतिदिन जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़ रही है। क्या आप इसको सही मानते हैं, जो संख्या बढ़ रही है सैंपलिंग की और जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं? 45,000 हमने जो अभी आज का देखा, जो ताजा खबर कोरोना को लेकर सामने आई है 24 घंटे की, 45,000 को पार कर गई। जो अब तक कुछ हजारों पर टिकी थी वो 40 के बाद अब 45,000 पर पार कर गई। देखिए, हमें समझना पड़ेगा जितना ज़्यादा हम टेस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा हम इस कोरोना को पकड़ सकते हैं। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में पहले कम टेस्ट हो रहे थे, जब उसके बाद इंटरफेरेंस हुआ तो दिल्ली में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दी। जैसे दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ी, अब देखिए जो पीक है वो अब कोरोना का वहाँ पे स्टेबल होने आने लग गया है। यानी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट को सिम्टम्स हैं, माइल्ड पेशेंट्स को वो होम क्वारंटाइन रहे, जो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स ना जाएं। ये भी बड़ा एक इशू हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, कोई किधर हॉस्पिटल जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है। इसके कारण भी उनको वहाँ के डिसेमिनेटेड सेंटर से उनको कोरोना वायरस उनको मिलता चला जा रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कोई बहुत जरूरी काम ना हो, आप अपने घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। इसी तरीके से इसको बचा जा सकता है। अब देखिए पूरे देश में टेस्टिंग अच्छी तरीके से हो रही है और जब टेस्टिंग इतनी होती है तो ये रिजल्ट आता है। आपको पता हो, जब अमेरिका में जब स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने टेस्टिंग किया था, वो लोग 2-2 लाख टेस्ट एक दिन में कर रहे थे, जिसके कारण उनके केस इतने लाखों पॉजिटिव आ रहे थे। तो वही हम लोग कर रहे हैं और टेस्टिंग के बिना हम इस कोरोना को कभी पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हमको बहुत ज़रूरी है पता लगाना एग्जैक्ट क्वांटम क्या है इस इन्फेक्शन का। अगर हमको इन्फेक्शन पता ही नहीं चलेगा कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं, तब तक इसको करना बड़ा मुश्किल है। तो टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको और बढ़ाना चाहिए। अब तो हमारे पास एंटीजन टेस्टिंग है या एंटीबॉडी टेस्टिंग है, उसको भी इसमें इंक्लूड करके सो दैट हमको सर्विलेंस डाटा भी पूरा मिलता चला जाए, जिसके बाद इसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि जिस तरह से मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं और इन मामलों के बीच अगर पीक टाइम को हम यहाँ पर देखें, कोरोना के जो मामले बढ़े थे, आपको क्या लगता है किस दौरान जो मामलों में बढ़ने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर ज़्यादा तेज़ हुई, और क्या एक ऐसी लापरवाही रही, वो शायद ना होती तो इस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं वो नहीं होते? डेफिनेटली लापरवाही है, लापरवाही हर जगह दिख रही है। पिछले बार दिल्ली में भी आपने देखा होगा, जब नए शॉप्स खुले तो लोग कितना या चांदनी चौक या जो का एरिया था वहाँ पे कितने लोग बिना डिस्टेंसिंग को फॉलो किए, बिना मास्क को पहने हुए घूम रहे थे। तो नो डाउट लापरवाही इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। टेक्सटिंग भी हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अभी पूरा का पूरा जो गाइडलाइंस है उस पर स्टिक हो जाएं, जब तक जरूरत ना हो कहीं बाहर ना निकले, इसी को फॉलो करना है हम लोगों को। और जो भी हमारा कफ कल्चर है, कफ एटिक्वेट्स हैं, उनको फॉलो करें और जरा सा भी प्रॉब्लम हो अपनी टेस्टिंग जरूर से कराएं आप। बिल्कुल। लेकिन अगर लोगों की मानसिकता की हम बात करें, क्योंकि इन दोनों देखा जाए तो जिस तरह से आयुष मंत्रालय ने तमाम चीज़ें बताई कि क्या गाइडलाइन से फॉलो करना चाहिए, शुरुआती दौर में बहुत देखा गया कि लोग उन चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर रहे थे। जो आना जाना होता था, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स का मिलना, वो बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन क्या अनलॉक 1 के बाद जैसे जैसे रियायतें मिली हैं, उनका असर आप कह सकते हैं कि मामलों में और ज़्यादा इजाफा हुआ है और लोग शायद बेखौफ हो गए हैं कि अब अगर हम काढ़ा पी रहे हैं या कोरोनिल जैसी दवाइयाँ खा रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ें हम ले रहे हैं, तो शायद हमें संक्रमण ना फैले? क्या इसको लेकर भी एक मानसिकता हम कह सकते हैं कि लोगों के मन में ये सवाल है, ये चीज़ें हैं और इसी के लिए बेखौफ होकर वो घूम रहे हैं? देखिए, अगर मेरा पर्सपेक्टिव मेरे बारे में पूछूंगे तो मैंने इतने लोगों को देखा जो पहले कुछ कर रहे थे, उन्होंने सब छोड़ दिया है। चाहे वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हो, होम्योपैथिक प्रिपरेशन हो या डिस्टेंसिंग हो। आप देखिए, आप सैटरडे संडे फिर से पार्टियां स्टार्ट हो गई हैं, जिसके लिए आप देखिए यूपी में बोला भी गया कि सैटरडे संडे हमको ऑफ रखना है। केवल इन्हीं लोगों के लिए जो उन्होंने ये कम कर ज़्यादा कर दिया है, उसी के लिए ये रूल लाया गया है।
तो अगर हम लोग को बीइंग ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर सैटरडे संडे ऑफ है, इसका मतलब है कि हम वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से हमें अब ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी कोरोना का सर हमसे निकल गया है, क्योंकि हमारी रिकवरी रेट ज़्यादा है। हो भी सकता है कभी ये और विकराल रूप ले ले, हमको ये नहीं पता कि कितने हॉस्पिटल में बेड की हम लोग को अचानक से ज़रूरत पड़ जाए। और देखिए दूसरी बात है, बरसात का मौसम आ रहा है, बरसात में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है पहले ही आज से 2 साल पहले देखेंगे चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, इनके पेशेंट फीवर के साथ आते हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा कोरोना के पेशेंट्स और इन दोनों पेशेंट को अलग करना। और ऐसे केसेस में जो बेचारे जो कोरोना के पेशेंट नहीं होंगे उनको भी प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाएगा कोरोना के डर से। तो बहुत जरूरी है कि ये बरसात में और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा जब भी बरसात होती है तो लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। बाढ़ देखिए आ गई बिहार में, तो क्या हो गया, सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा है, कोई मास्क नहीं, कोई खाने का सामान नहीं। ऐसे में उनके साथ और कोरोना की प्रॉब्लम बढ़ेगी और इसको मुश्किल करना, ये 2 तलवार हो जाएगी गवर्नमेंट के ऊपर कि कोरोना के कारण, और जो ये वाटर एंड बॉर्न डिजीज है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो अभी हम लोग को एकदम हाथ बांध के काम करना चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी हम यहाँ पर जानेंगे कि जो वैक्सीन आने वाली है, या फिर देखिए कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन को लेकर जिस तरह की उम्मीद जगी है, क्या वो सच में लोगों को पा लेनी चाहिए, क्या जो उम्मीद यहाँ पर जगी है क्या वो जल्द से जल्द पूरी हो पाएगी या फिर नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। तो कोरोना की ताजा खबर पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कोरोना की ताजा खबर यही कि 12 लाख से ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, 24 घंटे के नए मामले 45,000 को पार कर चुके हैं। तो वहीं जो मृतकों का आंकड़ा है, जो मौत का आंकड़ा है 24 घंटे में, वो 1,129 रहा। यानी कि अब समय आ गया है कि हर किसी को समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को, और जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उन गाइडलाइंस को भी यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो कोरोना को लेकर जो ताजा अपडेट में सवाल लगातार सामने आ रहे हैं, उनके लिए हम आशीष जायसवाल जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं MD भारद्वाज हॉस्पिटल से। तो आशीष जी, ये जानना चाहेंगे, प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक आस जगी थी कुछ महीने पहले, और दिल्ली में उसका ट्रायल भी शुरू किया गया। कुछ 3-4 से ऐसे मरीज जिनमें वो सफल भी हुआ, लेकिन उसको लेकर भी एक क्लियर कर दिया गया कि हर किसी में सफल नहीं हो सकता। क्या लगता है कि शायद कुछ % मरीज जो हैं कोरोना के, वो प्लाज्मा थेरेपी से भी ठीक हो सकते हैं? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको अर्ली स्टेज में देना चाहिए, ये लेट स्टेज का ट्रीटमेंट नहीं ना। जब साइटोकाइन स्टॉर्म बॉडी के अंदर आ गया है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर आ गया है, उस समय प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। और इंडिया में हम लोग के पास अर्ली स्टेज में पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। एक दूसरा जो प्रॉब्लम आया है प्लाज्मा थेरेपी में कि एक नई, अभी आपने देखा होगा स्वीडन की नई रिपोर्ट आई है 10 दिन पहले। उन्होंने क्या किया कि जो पेशेंट को कोरोना था उसको 3 महीने बाद उनके अंदर एंटीबॉडी टाइटर देखे, तो एंटीबॉडी टाइटर इतने नहीं थे। इसका मतलब अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो उसके अंदर इतना टाइटर नहीं हो रहा है, वो इम्यूनिटी पासपोर्ट नहीं ना, यानी उस पेशेंट को फिर से कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन 3 महीने बाद हो सकता है। और ऐसे केसेस इंडिया में भी अब देखने को मिल रहे हैं, या अलग कंट्रीज में, कि उनको हुआ 3 महीने बाद फिर से कोरोना हो गया। यानी जो हम लोग सोच रहे थे कि हम ये एंटीबॉडी बना के या प्लाज्मा से ट्रांसमिट करके इसको कर सकते हैं, तो लेस लाइकली ऐसा पॉसिबल हो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं ना, तो प्लाज्मा थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल इसके अंदर लग नहीं रहा है। सेकेंडली, हमारा जो इंडियन का जो सब पॉपुलेशन है उसमें यूजुअली हम लोग रिकवर जल्दी हो जाते हैं। हम लोगों में साइटोकाइन स्टॉर्म का जो परसेंटेज है वो 1% के आसपास है, जो कि बहुत कम है। ऐसे में सेग्रीगेट करना कि किसको प्लाज्मा दिया जाए, किसको प्लाज्मा ना दिया जाए, बहुत मुश्किल है। और इसको क्रियान्वयन कर पाना, इसको वैलिडेट कर पाना, पेशेंट पे यूज़ कर पाना भी बहुत मुश्किल है हॉस्पिटल्स के लिए। बिल्कुल, यानी कि प्लाज्मा थेरेपी एक नॉट श्योर की स्थिति में है, इसलिए अब वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो वैक्सीन कौन सा देश पहले लाएगा और क्या वो कब तक आने वाली है, इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन वक्त यहां पर एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार बात होगी वैक्सीन पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आंकड़े जो लगातार अब चिंता को बढ़ा रहे हैं, और चिंता को बढ़ाते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि आगे आखिरकार क्या होने वाला है। क्या वैक्सीन आ पाएगी, और आ पाएगी तो कौन उस वैक्सीन को लाएगा, और वो कब तक आ पाएगी, यही सवाल है। और चलिए इन सवालों को जानने के लिए और उन सवालों के जवाबों को जानने के लिए रुख हम अपने गेस्ट का कर लेते हैं। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जो आज के आंकड़े आए हैं 24 घंटे के भीतर, अगर हम रिकॉर्ड तोड़ कहें नए मामलों को लेकर, तो वो 45,000 की पार, और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है 1,129। ये मामले क्या दर्शा रहे हैं, क्या बतला रहे हैं, और लोगों को क्या समझने की अब जरूरत?
देखिए, ये चिंताजनक बात तो सही है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, और मैं लेकिन इस बात से आप सबको आश्वस्त कर देना हो कि ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। तो अगर 140 करोड़ लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये किसी के हाथ में, हमारे ही हाथ में है जिसको हम रोक सकते हैं। तो आंकड़े बढ़ते हैं, उससे नहीं घबराने की जरूरत है। हाँ, उनसे जो मौतें हो रही हैं, ये एक अपने आप में चिंताजनक बात है। कहीं ना कहीं हमारा जो लेवल ऑफ केयर है अभी उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आंकड़ों में अभी भी आप देखिए तो ज्यादातर इम्यूनिटी जिनकी सप्रेस है, किसी तरीके से डायबिटिक है, रीनल ट्रांसप्लांट है या कैंसर की दवाएं ले रहे हैं, उनको ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो उनके लिए एहतियातन हमारे हाथ में ही है कि हम उनको बचा के रखें। और आंकड़े बढ़ेंगे तो प्रोपोर्शनेटली डेथ भी बढ़ेगी, ये तो बहुत डेफिनेट मानना है। तो जिस तरीके से पूरे विश्व में अब हम धीरे धीरे तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे वहाँ डेंसिटी ज्यादा है पॉपुलेशन की, तो हमें और सख्त होना पड़ेगा। लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया हमें लानी ही पड़ेगी, क्योंकि वैक्सीन आने में अभी भी हमारे पास 3-4 महीने का समय है। और 3-4 महीने बाद अगर हम इसी स्थिति से बढ़ते रहें तो आप सोचिए लगभग आधा देश इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके प्रिकॉशन लीजिए, जितना हो सके घर में रहिए, दूरी बनाइए, मास्क कभी मत हटाइए। अगर जरूरत नहीं है तो आप घर से निकलते ही मास्क पहन के रखिए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हर किसी को अपनी दिनचर्या में इन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आशुतोष जी, जिस तरह से आपने इम्यूनिटी की बात की और कहा कि कई तरह की बीमारियां हैं जिन लोगों को ज़्यादा खतरा यहाँ पर होता है, लेकिन अगर देखें कि अगर जैसे कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा खतरा बताया गया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर मौतों के आंकड़ों को देखें तो कई 30 साल के भी हैं, कई 22 साल के भी हैं। उनको लेकर लोगों के मन में सवाल कि आखिरकार इतनी कम उम्र में जो अच्छी डाइट लेते हो, जिनका इम्यूनिटी काफी अच्छा हो, उनकी मौत होना थोड़ा बहुत लोगों को परेशान करता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही। देखिए, पहले हमको समझना चाहिए कि क्यों हम 60 साल के ऊपर लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। देखिए, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में टी और बी सेल्स होते हैं, ये थोड़ा मेडिकल पार्ट होता है, उसमें टी सेल जो होते हैं जो इम्यूनिटी पे हमको इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता करते हैं, वो लगभग 40-45 साल के बाद से बनना बंद हो जाते हैं, और 60 साल में इनकी संख्या काफी कम होने लगती है। इसलिए वृद्ध जन जो 60 साल के ऊपर है उनको खतरा ज्यादा होता है। पहली चीज, क्योंकि उनकी जो सुरक्षात्मक कवच है शरीर का वो कमजोर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आजकल डायबिटीज जो एक इम्यूनोसप्रेसिव में बहुत यंग एज में आती है, 30-35 साल में मिल जाती है। कोई रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो उसमें आ जाती है, या कोई लीवर या किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही हो, कोई कैंसर खुदा ना खास्ता किसी को चल रहा हो, तो इनसे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी, ये देखा गया है कि पहले से कॉम्प्रोमाइज रही है, वही लोग इन्फेक्टेड हुए हैं और वही लोग उनकी डेथ हुई है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 95% के ऊपर लोग आज भी ठीक होकर वापस आ रहे हैं। जी जी, तो बिल्कुल। हमको ये समझना है और अगर आंकड़े को भी देखें तो जो एक्टिव केस की संख्या है उससे कहीं ना कहीं डबल जो है वो ठीक हुए लोगों की संख्या सामने आ रही है। आशीष जी, आपके पास आना चाहेंगे। कोवैक्सीन को लेकर हम बात कर रहे थे, वैक्सीन को लेकर बात कर रहे थे, भारत की कोवैक्सीन, और जैसा कि सबसे पहले अभी हमने जिक्र भी किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर सबसे पहले कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड ने जो है वैक्सीन बनाई है उसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। क्या अब लोग उम्मीद लगा सकते हैं, और उम्मीद लगाएं तो कितना वक्त का इंतजार जो है उन्हें करना पड़ेगा? देखिए, जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो एक टीडियस प्रोसीजर है ना, उसमें भी 3 फेज होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो अगर हम पूरे का पूरा ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर दिया है जो ऑक्सफोर्ड में, तो इसमें भी कम से कम अभी 5 से 6 महीने लग जाएंगे, और हमें कोई भी जो नई वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड की है वो जनवरी या फेब में मिलेगी। एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये ऑलरेडी जो वैक्सीन है वो इंडिया में बननी चालू हो गई है। अभी तक हमको ये नहीं पता कि वैक्सीन सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, मगर इंडिया की कुछ कंपनियां उसको पहले से ही बनाने लग गई हैं। यानी जैसे ही वो वैक्सीन अप्रूव होगी वैसे ही मार्केट में आ जाएगी। जो हमारा बीच का जो टाइम 2 महीने का लगता था कि इसकी प्रोसेसिंग में, वैक्सीन बना के लोगों को सप्लाई करने में, वो हमारा बहुत कम हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी वैक्सीन बनाना हमने चालू इंडिया में ही, क्योंकि आपको पता है इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाता है, तो वो हमने पहले ही चालू कर दिया। एक अच्छी बात है। बस हमको ये मानना चाहिए कि बस गॉड को बोलना चाहिए कि भाई किसी तरीके से जो ह्यूमन ट्रायल है सारा ठीक हो जाए। जो हमारा एम्स का ट्रायल भी है, हमने उसमें कुछ ट्रायल स्किप करके हम सीधे ह्यूमन ट्रायल पे भी आ गए हैं। अगर एम्स के भी ट्रायल जो इनिशियल ट्रायल रिपोर्ट्स आना चालू हो गई हैं और 15 अगस्त तक आ जाएंगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अब तक जीते हैं, आगे भी जीतना है, लेकिन बस जो नियम है उनको फॉलो करें और ये प्रे जरूर करें कि वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द तैयार हो।
डेफिनेटली वैक्सीन अगर बन के आ जाएगी तो एक थोड़ा सा तो एक राहत की बात है, मगर अभी वैक्सीन पे भी बहुत से क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये वैक्सीन क्या ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगी या 3 महीने की देगी, 6 महीने की देगी, बूस्टर्स लगेंगे, अभी इसमें भी काफी कुछ होना बाकी है। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जायसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना की ताजा खबर में ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, लेकिन ये आंकड़े जिस तरह से आपको डराते हैं तो उस दूसरी तरह से आपको मोटिवेट भी करते हैं, क्योंकि अगर ठीक हुए लोगों का आंकड़ा देखें वो भी काफी बेहतर है। बस जरूरत है तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।